हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट अक्टूबर 2024 में जब इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद ईस्टर्न लद्दाख के जो देप्संग और डेमचोक, ये दोनों जो एरिया में दोनों ही के फोर्सेस का डिसएंगेजमेंट हो गया और जो पेट्रोलिंग जो चाइनीज़ इंडियन ट्रूप्स अपने कई सारे पॉइंट्स पे पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे थे, उसको भी रिज्यूम कर लिया गया, ऑफकोर्स विथ सर्टेन मैकेनिज्म। तो उस समय से लग रहा था कि नाउ इंडिया एंड चाइना both are moving towards normalization of their relations. Of course, there were certain steps like de-escalation and de-annexion of troops before any substantial improvement in bilateral relations. लेकिन अब जो हाल के दिनों में कई घटनाएं घटी है और जिससे लग रहा है जैसे कि चाइना ने माने चाइना के जो सिंजियांग ऑटोनोमस रीजन है, वहाँ की गवर्नमेंट ने दो पहले की काउंटीज़ का माने होतान प्रीफेक्चर में दो नए काउंटीज़ को एस्टेब्लिशमेंट का ऑर्डर दिया है और उसमें ये जो लद्दाख के कुछ पार्ट्स पड़ते हैं। तो एक तो वो स्टेप है। दूसरा, चाइना ने ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे जो यारलंग सांगपो कहा जाता है तिब्बत में, तो उसके ऊपर एक ह्यूज मेगा डैम बनाने का अनाउंसमेंट किया है और ये दोनों ही काम चाइना ने यूनिलैटरली किया है। इसमें इवन डैम में इट डिडंट इन्फॉर्म द लोअर रिपेरियन स्टेट्स लाइक इंडिया एंड बांग्लादेश और इवन देयर वाज नो कंसल्टेशन बिटवीन द टू। इनफैक्ट ये न्यूज़ भी आया वहाँ की जो न्यूज एजेंसी है उसके थ्रू, न कि गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट डिडंट इन्फॉर्म। उसके बाद जब इंडिया ने अपना ये जो कंसर्न जाहिर किया तो फिर उसके बाद केस। लेकिन इससे पहले अब हम देखें कि ये जो एक तरफ होता है कि भाई दोनों ही कंट्री नॉर्मलाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है और सडन कुछ न्यू डेवलपमेंट्स हुए, दैट इज कहें कि वो ये जो माहौल था उसको फिर से बिगाड़ने का काम किया। तो ऐसा क्या है, क्यों चाइना इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाता है? तो इसको समझने के लिए हम इससे पहले कि इन दो इशू को डिस्कस करें, हम चाइनीज़ स्ट्रेटजी को देखें। अभी तक कहा जाता था कि चाइना जो है वो इस्लामी स्लाइसिंग, जहाँ भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स है या जहाँ भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है वहाँ वो इस्लामी स्लाइसिंग करता है, यानी वो इलीगली और इवन करें सीक्रेटली वो कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर लेगा, फिर निगोशिएशन के थ्रू वही कहेगा कि भाई हम लोग 50-50 या मिडवे सोल्यूशन करें, यानी दे हैव already grabbed the land and after that they will just come back half of it। यानी वो जो जितना लैंड जो ग्रैब किया और जितना भी टेरिटरी उसमें आधा वो अपने पास रख लेगा, क्योंकि वो निगोशिएशन में कहेगा कि भाई हम 50-50 कर लेते हैं। तो इसका मतलब कि वो ग्रेजुअली अपने जो बॉर्डर थे उसको आपकी तरफ पुश कर दिया। तो ये उनकी स्टडीज थे और वो बार बार दिखा भी है ये कैसे प्रैक्टिस में चाइना फॉलो करती है। उसके बाद अभी के जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए उसमें जो कहा जाता था कि ग्रे जोन वारफेयर टैक्टिक्स चाइना अपना रहा है, यानी चाइना जो है वो कन्फ्लिक्ट को एक बियॉन्ड लिमिट पुश नहीं करता है, वो एक सर्टेन लिमिट तक ही रखता है ताकि उसको फुल फ्लेज्ड वार की भी स्थिति उत्पन्न नहीं हो। जैसे कि आप देख लें कि साउथ चाइना सी में चाइना जो है वो अपने नेवल फोर्सेस को डिप्लॉय नहीं करता है, उसमें वो कोस्ट गार्ड को इन्वॉल्व करेगा, फिर जो मिलिशिया हैं, जो कोस्ट गार्ड या फिशिंग वेसल्स हैं उन लोगों को इन्वॉल्व करेगा। या इवन टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में इंडिया में ही देख लें कि वो जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं और जहाँ जो कहने की नोमैडिक ट्राइब्स हैं उस सब के माध्यम से आपको इंटरफेयर करेगा और या अपनी स्ट्रेटजी अपनी बाउंड्री को पुश करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब एक न्यू स्ट्रेटजी जो सामने आई है वो है आई कैड, यानी इलीगल, कोर्सिव, एग्रेसिव एंड डिसेप्शन। यानी ये जो चाइनीज की स्ट्रेटजी है इट सीम्स टू बी इन लाइन विथ व्हाट दिस ग्रेट
चाइनीज जो कौन स्कॉलर और ये जो सुनजू, उन्होंने इस स्ट्रेटजी को कहा। उनका कहना है कि यदि वार में आप जीतना चाहते हो तो द जनरल हु मेक्स a range of or even various calculations in any situation is more likely to win the war। तो उसी स्ट्रेटजी के तहत अब चाइना जो है वो पुरानी स्ट्रेटजी को मोरलेस दैट हैज बिकम ए पार्ट ऑफ लार्जर स्ट्रेटजी। उसमें होता था कि भाई जिस तरह से इस्लामी स्लाइसिंग हुआ या जो कहें कि ग्रे जोन वारफेयर टैक्टिक्स, अब नाउ दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ लार्जर स्ट्रेटजी। इसमें कि रेंज ऑफ कैलकुलेशंस होते हैं और चाइना डिसेप्शन भी यूज कर रहा है या इंफॉर्मेशन वारफेयर भी यूज करेगा, एग्रेसिव कोर्सिव बिहेवियर को भी दिखाएगा। तो इस तरह से वेरियस ऑप्शंस दे आर इम्प्लाइंग। अब इसी के तहत देखें कि जब स्थिति लग रही थी कि नॉर्मल है, उस समय चाइना ने ये मूव किया और इसके भी पीछे कई रीजन है। क्योंकि चाइना में जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट है वो सोचते हैं कि इंडिया was too eager to reduce tension in the border areas and इसीलिए ये पॉसिबल हो पाया है कि इंडिया चाइना दोनों के बीच है यह बॉर्डर एग्रीमेंट, अदरवाइज ये नहीं संभव था। जैसे उसमें है कि संघाई इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के जो साउथ एशिया सेंटर है उसके डायरेक्टर लिू योंग जोंगी, उनका कहना है कि भाई चाइना का जो ये इंडिया का जो मोटिवेशन हुआ और इंडिया हैज़ एग्री टू रिड्यूस टेंशन विथ चाइना ड्यू टू इकोनॉमिक कंसिडरेशंस। उनका है कि भाई ये जो बॉर्डर में जो टेंशन था उसके कारण इंडिया वाज मेकिंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट। इनफैक्ट इंडिया वाज कंपेल्ड टू मेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या वेपन परचेसेस। तो एक वो फैक्टर था। दूसरा है कि उनको इंडिया को लग रहा है कि भाई अभी जो यूएस और चाइना के बीच जो स्ट्रेटेजिक राइवलरी है तो इसको हम यूज कर सकते हैं अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और इसमें इंडिया सोचता है कि भाई वी नीड चाइनीज डेवलपमेंट असिस्टेंस और इसीलिए वो चाइना की तरफ ये अपना जो फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया है। और फाइनली उनका जो थर्ड आर्गूमेंट है वो समझते हैं कि भाई इंडिया को जिस समय 2020 के जो गलवान क्लैश के बाद इंडिया ने जो चाइनीज़ कंपनीज जो यहाँ बिजनेस कर रहे थे उनके अगेंस्ट में जो ये जो कहने की काफ़ी हॉस्टाइल अप्रोच अपनाया, वो कहीं ना कहीं अब चाइना को इंडिया को लग रहा है कि दैट वाज नॉट एप्रोप्रिएट और इसलिए भी वो बैक ट्रैक कर रहा है। लेकिन कुछ लोग का कहना है कि नहीं, बेसिक रीज़न इज द डाइवर्जेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन यूएस इंडिया रिलेशंस। लेकिन दोनों का जो पहले कहा जाता था कि भाई इंडिया और यूएस का जो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है जिसके कारण रिलेशन में देयर इज ह्यूज पोटेंशियल टू डेवलप बायलैटरल रिलेशंस, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि यूएस को भी लग रहा है कि भाई इंडिया इज ए लार्ज कंट्री एंड इट इज ऑलरेडी फॉलोइंग इट्स ओन इंटरेस्ट, सो देयर आर मेनी ओकेजन्स वेयर इंडिया चैलेंजेस यूएस। तो उनको लग रहा है कि नहीं, ये कभी भी हमारा फॉर्मल एलाई नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात कि इंडिया का भी अपना ग्लोबल एम्बिशन है, तो मे बी इन फ्यूचर इंडिया कैन बिकम अ थ्रेट टू वेस्टर्न लीडरशिप और अमेरिकन लीडरशिप लाइक चाइना। तो इसीलिए अब ये जो इंडिया यूएस का जो कंपैक्ट था दैट इज फ्रेम। लेकिन यदि आप इन दोनों ही को देखें तो दोनों में मैंने बहुत सच्चाई दिखनी पड़ती है। क्योंकि इंडिया यूएस के बीच जो रिलेशनशिप है ये कह लें कि जो कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये तो ऑलरेडी सबों को क्लियर है कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू बी एन एलाई। क्योंकि उनका जो कह लें कि ट्रीटी एलाइज है वो अलग है और यूएस हमेशा इंडिया को ट्रीट कर रहा है एज ए पार्टनर, नॉट। इसलिए जब भी उनका जो स्टेटमेंट भी आता है तो उसमें ऑलवेज कि वी विल वर्क विथ एलाइज एंड पार्टनर्स, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। और इनफैक्ट एशले एटेलिस जो वहाँ के जो वेल नोन स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा था कि भाई इंडिया वोंट फाइट द यूएस वार,
कहीं भी अगर ताइवान में भी कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो इंडिया इज नॉट गोइंग टू फाइट ऑन योर बिहाफ, वो फिजिकली दे विल गिव यू सपोर्ट, दे विल डू मेनी अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम मूविंग। और न इंडिया आपके जो से उम्मीद करेगा कि भाई आप उनके लिए चाइना के अगेंस्ट में फाइट करें। तो ये तो पहले से क्लियर है। तो इसलिए ये जो चाइनीज परसेप्शन है कि देर आर टेंशन इन यूएस इंडिया रिलेशन, दैट इज मिसप्लेस्ड। और अभी अब देखें यूएस के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन यहाँ आए थे, तो उन्होंने भी देर he met all the top leaders, prime minister, even his Indian counterpart जी दोवाल, और से भी उनकी मुलाकात हुई। और वहाँ उन लोगों ने जो यूएस इंडिया जो टाइज है और उनकी जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है वेरियस फील्ड में, डिफेंस है, एनर्जी है, न्यूक्लियर है, ये स्पेस है, इन सारे चीज़ों पर काफ़ी डिटेल्ड उन लोगों की बातचीत हुई। और इनफैक्ट इंडिया यूएस expressed its readiness to remove the obstacles to deepen India-US civil nuclear energy cooperation। तो ये जो चाइनीज कैलकुलेशन कि भाई इंडिया और यूएस में जो स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस है वो अब संभव नहीं हो पा रहा है, दोनों का इंटरेस्ट डाइवर्जेंस कर रहा है, इट इज जस्ट डेल्यूजन, नथिंग मोर। और अगर आप पहले जो हम लियू जोंगवी को देखें तो वहाँ भी देखें कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स इंडिया हैज सम इकोनॉमिक इंटरेस्ट, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली रीजन फॉर कहने की एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। क्योंकि चाइना तो आप देखिए कि पहले से वो कहा रहता है कि भाई दिस बॉर्डर एग्रीमेंट और ये बॉर्डर इशू इट शुड बी ट्रीटेड एज ए स्मॉल पार्ट और इट शुड बी पुट इन द अप्रोप्रिएट प्लेस। इसका मतलब उनका यही था कि भाई इट शुड बी ऑन द बैक बर्नर एंड बोथ कंट्रीज शुड फोकस ऑन अदर एरियाज टू डीपेन कॉपरेशन। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि ये जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर और इवन दे हैव ऑल्सो रियलाइज्ड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू पुश bilateral relation ahead without solving or without maintaining peace and tranquility in the border regions। तो ये तो कहीं भी नहीं, इकोनॉमिक रीजन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ ये दैट इज द मेन मोटिवेटिंग फैक्टर। इनफैक्ट बोथ साइड्स केम टुगेदर और बोथ साइड्स रियलाइज दैट वी शुड नॉर्मलाइज और वी शुड रिजॉल्व आवर फ्रिक्शन पॉइंट्स टू पुश आवर रिलेशनशिप इन अदर एरियाज और टू डीपेन कॉपरेशन बिटवीन द टू साइड्स। तो ऐसा कहीं भी आप ये नहीं कर सकते। लेकिन अब अगर देखें कि फिर एकाएक इन्होंने ऐसा क्या हुआ कि एक जो फ्रिक्शन माने बॉर्डर पर टेंशन तो खत्म ही हुआ ही नहीं, खत्म अभी तो जस्ट रिड्यूस हुआ। उसके अलावा भी अभी कई पार्ट है, जैसे डी एस्केलेशन, अभी भी जो मोर देन 60,000 ट्रूप्स दोनों ही तरफ से मौजूद हैं जो लद्दाख में। तो कभी भी अगर थोड़ा भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ तो फिर से टेंशन हो सकता है। तो अभी तो वो मामला चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही चाइना ने न्यू प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, क्योंकि ये जो चाइना ने अपना जो 2 काउंटीज माने दे हैव announced the creation of 2 new counties in Hotan prefecture consisting some parts of Ladakh, जो अक्साई चीन का पार्ट है, जिसे इंडिया भी क्लेम कर ही रही है अभी भी। तो उसका पर्पस क्या है, क्यों ऐसा चाइना कर रहा है? हमें लग रहा है कि एक तो इंडिया जिस तरह से मैंने 2019 में इंडिया ने जो कश्मीर का स्टेटस चेंज किया और एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बनाया, और उसमें उसके पार्ट अक्साई चीन को इट वाज टेकन एज ए पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो उस समय भी चाइना की बौखलाहट सामने आई थी और उसने भी इसको कंडेम किया था, दोनों ने, माने चाइना और पाकिस्तान दोनों ने इसको डिक्लेयर किया था। तो अब ये जो न्यू काउंटीज बना करके वो अपना एक लीगल क्लेम स्ट्रेंथन करना चाह रहा है। और दूसरी बात कि ये जस्ट आफ्टर कह लें कि नॉर्मलाइजेशन टू सम एक्सटेंट, तो रिलेशन में जहाँ थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई तो मे बी वो इसको प्रोजेक्ट करना चाह रहा है कि भाई देयर वाज सम इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू साइड्स, और वो हो सकता है कि भाई
ये इंडिया और चाइना आगे बढ़ रहा है टू रिजॉल्व द बॉर्डर इशू। तो उसी अंडरस्टैंडिंग के तहत में भी ये कुछ हुआ होगा। माने ऐसा वो फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करना चाह रहा है कि आपस की मिलीभगत है, वो बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन देर इज सम अंडरस्टैंडिंग, और इसीलिए उसने एक नया अपना ये पैतरा चल दिया। और तीसरा जो इसका पर्पस हो सकता है कि दे वांट टू टेस्ट द वाटर्स, कि क्या रिलेशन हमारा ऐसे ही रह सकता है या फिर इसके कारण भी रिलेशन में कुछ खटास आ सकती है। तो दे आर टेस्टिंग द वाटर। तो इस तरह से माने इसके कई पर्पस हैं जो चाइना ने जो न्यू काउंट्रीज का क्रिएशन किया। और दूसरी तरफ अगर देखें कि जहाँ तक मेगा डैम की बात है, तो मेगा डैम में तो चाइना ने जो लोअर रिपेरियन स्टेट्स है उससे बात नहीं किया, वो फिर वही अपने पुराने हिसाब से उसने यूनिलेटरली अनाउंस कर दिया वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट ए मेगा डैम। और वो भी डैम जिस जो थ्री गॉर्जेस जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम है उससे भी कई गुना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ इसके जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेशन का है वो उससे कई टाइम्स अधिक है। तो इससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि डैम का साइज क्या होगा और उसका इम्पैक्ट वहाँ के इकोलॉजी या रेसिडेंट्स इस सब पर कितना ह्यूज होगा। क्योंकि अगर आप देखें कि थ्री गॉर्जेस में ही कहा जाता है कि 1.4 मिलियन लोगों को डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ऐसे इतने बड़े डैम को आप जब क्रिएट करना चाह रहे हैं, इसका मतलब कि यू हैव सम अल्टरनेट मोटिव्स, इट इज़ नॉट ओनली द एनर्जी जनरेशन। क्योंकि इसमें इतना बड़ा डैम आप क्रिएट कर रहे हो और इसके लिए जो लोअर रिपेरियन स्टेट्स है इंडिया बांग्लादेश, इसको आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। और इवन इन फैक्ट दे हैव कम टू नो अबाउट दिस डैम थ्रू मीडिया। सिंगुआ न्यूज एजेंसी ने इस रिपोर्ट को छापा था। तो इस तरह से, और उसके बाद उसकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्समैन का बार बार रिस्पॉन्स आता है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द वाटर फ्लो फॉर इंडिया और बांग्लादेश। तो ये अभी भी, लेकिन वो अभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि भाई चाइना विल होल्ड कंसल्टेशन विथ इंडिया एंड बांग्लादेश बिफोर स्टार्टिंग एनी, तो स्टार्टिंग एनी वर्क ऑन दिस टाइम, वो अभी भी इसकी बात नहीं कर रहे। तो लेकिन इंडिया ने तो अपना कंसर्न जाहिर किया है, यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, यू हैव टू होल्ड कंसल्टेशन विथ द लोअर रिपेरियन स्टेट्स। लेकिन अगर आप देखें कि इंडिया का जो कंसर्न यहाँ है ये जो डैम के बारे में, ये कोई अनफाउंडेड नहीं है। क्योंकि चाइना का जो कैरेक्टर है वो हमेशा ही सस्पिशियस रहता है, वो दे कैन वेपनाइज वाटर। अगर आप पास्ट में भी देखें तो 2017 में जब डोकलाम क्राइसिस हुआ था, तो उस समय चाइना हैड रिफ्यूज टू शेयर हाइड्रोलॉजिकल डेटा विथ इंडिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल फ्लड और इवन डिवास्टेशन इन द यू नो द नियर बाई एरियाज, उसके जो भी फ्लड और इस सब के कारण जो होते हैं लोग लोअर रिपेरियन स्टेट्स को जो फेस करना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन चाइना ने नहीं किया। और उसका अगर आप दूसरी भी तरफ देखें कि चाइना हैज़ कंस्ट्रक्टेड वेरियस डैम्स ऑन मेकोंग रिवर, और वहाँ भी उसके बाद जो बहुत सारी कंट्री को फ्लड और अदर प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ रहा है, और चाइना इज़ नॉट वेरी मच कोऑपरेटिव। तो ये काम कभी भी चाइना इसको अपने फायदे के लिए कर सकता है। तो इसीलिए इट वॉज राइट फॉर इंडिया टू push the envelope or even to put pressure on China to raise its concern with China। क्योंकि अगर अभी आप नहीं अगर इंडिया अगर शांत रह जाती है तो दे कैन गो अहेड, और अगेन वो उनके ये में एक अलग एडिशनल प्रेशर पॉइंट मिल जाएगा कि भाई चाइना को इंडिया को हम कैसे प्रेशराइज करें अपने फायदे के लिए। तो इस तरह से देखें कि एक थोड़ा सा टेंशन रिलीज हुआ बॉर्डर पर, और उसके बाद न्यू टेंशंस दे हैव क्रिएटेड। इसका मतलब कि दे आर फॉलोइंग देयर ओन वॉर स्ट्रेटजी। स्कॉलर जो है ना, स्ट्रेटजिस्ट सुनजो, उसके ही हिसाब से ये लोग चल रहे हैं कि भाई वॉर को जीतने के लिए जिस तरह से रेंज ऑफ ऑप्शंस शुड बी देयर, यहाँ वही आप इंडिया को अपने, और इवन कह लें कि टू कंपेल इंडिया टू एक्सेप्ट योर सुप्रीमेसी। क्योंकि जिस समय शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात हुई थी मिलर ब्रिक्स समिट के साइडलाइन पे,
तो उस समय भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मल्टीपोलर एशिया एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड इसकी बात की, क्योंकि उनका कहना था कि भाई इंडिया चाइना के बीच का जो रिलेशन एक स्टेबल रिलेशन होना चाहिए, तभी ये मल्टीपोलर एशिया या मल्टीपोलर वर्ल्ड हो सकता है। लेकिन चाइना इसको दूसरे पे में ले रहा है। उस समय तो कोई फॉर्मल कमेंट नहीं है, लेकिन चाइनीज स्ट्रेटजिस्ट को लगता है कि ये जो कंसेप्चुअलाइजेशन है मल्टीपोलर एशिया, इसका मतलब इट विल फॉरवर्ड चाइनीज डिजाइन टू इमर्ज एज ए डोमिनेंट पावर इन एशिया। इसलिए कि चाइना का तो है यूनिपोलर एशिया, दैट इज द मेन स्ट्रेटजी, लेकिन इंडिया का है, इंडिया है या अदर जो मिडिल पावर्स हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारी कंट्री का एक ही गोल है कि ये मल्टीपोलर एशिया होनी चाहिए, क्योंकि चाइना चाह रहा है कि यूनिपोलर एशिया एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड, क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड में वो अपना स्पेस देख रहा है और इसीलिए वो अपने अदर कंट्रीज को अपने साथ लेना चाह रहा है। लेकिन इंडिया और अदर कंट्रीज का फोकस है कि नहीं, मल्टीपोलर वर्ल्ड एज वेल एज मल्टीपोलर एशिया, यहाँ किसी का एक डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी, एशिया शुड नॉट बी साइनोसेंट्रिक। तो इसीलिए आप ये मान के चलें कि इंडिया और चाइना में माने निकट भविष्य में ये जो फ्रेंडशिप या कह लें कि नॉर्मल कोऑपरेटिव रिलेशन की उम्मीद बहुत नहीं है। अगर इसके लिए हमें लगता है कि इंडियन लीडरशिप को भी ये उम्मीद छोड़ ही देनी चाहिए। अभी जो ज़्यादा संभावना है वही है कि वो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक समझ लिए, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का भी चांस नहीं है। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट दैट विल बी द मेन गोल इन द नियर फ्यूचर। और ये कह लें कि until there is some sort of understanding or there is some sort of equilibrium in India-China relations, nothing can be hoped for. ये जरूरी है कि इंडिया को इट शुड बी ऑन गार्ड ऑलवेज एंगेस्ट चाइना, क्योंकि चाइना कभी भी कोई नया सरप्राइज, क्योंकि अभी अब देखो ये कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि भाई चाइना विल हैव दिस न्यू डैम प्रपोजल या क्रिएशन ऑफ न्यू काउंटीज इन होतान प्रीफेक्चर। तो इस तरह की स्थिति में तो आगे भी चाइना इसी तरह का काम करते रहेंगे और ये जो आईकैड है ना, वो हमेशा इसको माने पुश करने के लिए कुछ ना कुछ नया नया अपना स्ट्रेटजी अपनाता रहेगा। धन्यवाद।